नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे आप सब दोस्तों, आप सब में से जो भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और जो कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में जो 2019 वाली वैकेंसी थी उसमें अपना सिलेक्शन नहीं करा पाए हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि एसएससी ने 2020 की वैकेंसीज के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहेगी आपकी इसकी फॉर्म फिलअप करने की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, और क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए, और क्या आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जामिनेशन फॉर्मेट रहेगा, और कब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है, और क्या आपकी एग्ज़ाम की डेट हो सकती है, और आपको कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे कि आप आने वाली किसी भी वीडियो अपडेट को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 29 जून से आपके स्टार्ट हो गए, यानी कि कल से आपके स्टार्ट हो गए हैं। और ये इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 25 जुलाई 2020। और जो आपकी ऑनलाइन फ़ी पे करने की डेट है वो आपकी लास्ट डेट है 27 जुलाई 2020। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की डेट है। और जो आप चालान जनरेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप 29 जुलाई 2020 तक आप चालान जनरेट कर सकते हैं, और बैंक में इसे सबमिट कर सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक। और जो आपकी CBT 1 यानी कि जो टायर 1 या पेपर 1 की जो आपकी डेट रहेगी वो अभी तक आपकी टेंटेटिव डेट है 6 अक्टूबर 2020, यानी कि कुछ ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, लगभग 3 से 3.5 महीने आपके पास हैं। और जो आपकी सेकंड पेपर होगा उसकी जो टेंटेटिव डेट रहेगी आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर की, वो रहेगी आपकी 31 जनवरी 2021। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी में आपकी 5 पोस्ट आती है। जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल, जिसका ग्रेड लेवल पे है 35,400 से 1,12,400। जूनियर ट्रांसलेटर उसका भी ग्रेड पे वही है। जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स, उसका भी लेवल 6 आपका 35,400 से 1,12,400 ही है। फिर आता है आपका जूनियर ट्रांसलेटर या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हु हैव एडॉप्टेड मॉडल आरआर्स ऑफ DOPT फॉर JT एंड JST, उसका भी लेवल 6 ग्रेड पे आपका। और आपकी 5वीं आती है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिसेज, जिसका आपका लेवल ऑफ पे है 7, 44,900 से 1,42,400। तो दोस्तों, जो आपकी वैकेंसीज है वो इस बार आपकी जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है आपकी 275 वैकेंसीज हैं आपकी। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपकी 8 वैकेंसीज। ये वैकेंसीज अभी टेंटेटिव हैं, इसमें आपको चेंज देखने को मिल सकता है आपकी, ये बढ़ भी सकती हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी घट भी जाएँ। जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो इन्होंने दिया हुआ है, वो आपका वैसा ही रहता है जो आपका जनरली सभी वैकेंसीज में रहता है, वो इसमें भी वही रहने वाला है। ब्लाइंडनेस लेवल दिया इन्होंने, आपकी जो आई विजन होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए, क्या क्या आपकी वैलिड है, क्या क्या आपकी अलाउड है, आपकी सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए, कहाँ कहाँ की अलाउड है, वो इन्होंने दी है। जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 18 से 30 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 को। यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जनवरी 1991 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2003 के बाद ना हुआ, वो कैंडिडेट्स इसके लिए अवेलेबल हैं। और जो अपर एज में रिलैक्सेशन है वो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज के अकॉर्डिंग नीचे इन्होंने दिया है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और जो एक्स सर्विसमैन के लिए आपका रिजर्वेशन रहेगा, रिलैक्सेशन दिया रहेगा, या जो भी आपकी एक्स सर्विसमैन की टर्म रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, वो इन्होंने बताया हुआ है। आगे देखते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह किस फॉर्मेट में होने चाहिए। वो होने चाहिए आपके नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए। जो उसकी लास्ट डेट हो सकती है आपकी, आपको 25 जुलाई 2020 से पहले पहले इनको बनवा लेना है, यानी कि इससे पहले पहले आपके बने होने चाहिए। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट बनवाएगा वो वैलिड नहीं होंगे, उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। और जो आपका स्क्राइब वगैरह का प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रोविज़न रहेगा, वो इन्होंने बताया हुआ है। और जैसा आपका अदर एग्जाम में रहता है वही सेम है इसमें में भी। जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी मेन ध्यान देने वाली बात है। कई कैंडिडेट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने BA की है, MA की है, हिंदी से की है, इंग्लिश से की है, कि हम अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो वो सब बातें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जो आपकी पोस्ट कोड है A से D, यानी कि आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़ के
आपकी जो बाकी की पोस्ट हैं उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। जिसमें आपका ग्रेजुएशन टाइम पे आपकी नए इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए हिंदी के साथ, या तो कंपलसरी या इंग्लिश के इलेक्टिव के तौर पर आपको इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। या फिर अगर आप इनमें से आपने कुछ नहीं किया तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ऑफ 2 years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in central or state government office including Government of India undertaking। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो आपकी पोस्ट कैटेगरी ई है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसके लिए आपको होनी चाहिए मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है। और जो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर इंग्लिश से होनी चाहिए या हिंदी से होनी चाहिए। अगर आपने इंग्लिश से की है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, या फिर आपका जो मीडियम ऑफ सब्जेक्ट था, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था, वो आपका हिंदी होना चाहिए। इसी तरह आपकी बाकी जो क्राइटेरिया वो दिया हुआ है इन्होंने। या तो आपके पास मेनली एमए में इंग्लिश या हिंदी में से एक होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश है तो आपने ग्रेजुएशन टाइम पे हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए, या फिर दोनों ही पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपका मास्टर्स में हिंदी है तो आपको ग्रेजुएशन टाइम पे इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। आगे इन्होंने बताया है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। इसके बारे में हम वैसे तो अलग से वीडियो में बता देंगे, अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में हेल्प चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों वैसे हम मोटा मोटा आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा एसएससी की जो हेडक्वार्टर की वेबसाइट है उस पर अपनी डिटेल्स फिलअप करके वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद एक आपका फ़ोटो लगेगा जिसका साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में, और वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जिसकी डायमेंशन होनी चाहिए आपकी 3.5 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए, और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और मेन बात जो एसएससी अपने नए फॉर्म्स में मांग रहा है, द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। जिस भी डेट को आपने अपना फोटोग्राफ खिंचवाया है, क्लिक करवाया है, वो डेट आपके फोटोग्राफ पे होनी चाहिए। और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म वो है आपकी 25 जुलाई 2020। आगे देखते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी आपकी 100 रुपीज़। नॉर्मली एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स की ये 100 रुपीज़ ही रहेगी। SC ST वगैरह के लिए आपकी जो PWD एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए फ़ी एग्जाम्पशन है, उनको फ़ी नहीं पे करनी है। तो जो आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेंगे वो अपने इन्होंने दिए हैं कि आप कहाँ कहाँ सेंटर चूज़ कर सकते हो, किस किस जोन में किस किस रीजन में आप अपने सेंटर्स चूज़ कर सकते हो। जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो खास देखने वाली बात रहेगी दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करने वाला है। आप लास्ट में कट ऑफ पे ध्यान देते हो कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, लेकिन मेन अगर आप इस पे ध्यान दे लो कि आपकी तैयारी किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपकी क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए और आप अपनी जॉब पा सकते हैं। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो पेपर 1 की इन्होंने डेट दी है अभी तक वो दी है 6 अक्टूबर 2020। तो जो पेपर 1 में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से, क्योंकि आपका ट्रांसलेटर का ही जॉब के लिए एग्ज़ाम है। जनरल हिंदी के लिए आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, और जो जनरल इंग्लिश के लिए आएंगे वो भी आपके 100 क्वेश्चन ही आएंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे। तो जो टोटल पेपर रहेगा पेपर 1 वो रहेगा आपको 200 मार्क्स का। 200 क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश को मिला के, जिसका टाइम रहेगा आपका 2 घंटे। और जो स्क्राइब अलाउड कर रहे हैं, स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हैं, उनके लिए अलग से टाइम होगा 2 घंटे 40 मिनट। और जो आपका पेपर 2 होगा जिसकी अभी टेंटेटिव डेट है 31 जनवरी 2021, वो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको ट्रांसलेटर रिलेशन करनी होगी और आपको ऐसे वगैरह लिखना होगा, जिसका टाइम होगा आपका 2 घंटे और जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 200 मार्क्स। और इसके लिए स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए आपके टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 1 में वो रहेगी आपकी 0.25 मार्क्स,
यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके इतने मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स तब कटते हैं जब आप क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। जब आपकी टेंटेटिव आंसर की आएंगी, अगर आपको डाउट लगता है कि ये आपने ये क्वेश्चन ठीक किया है लेकिन एसएससी ने इसको गलत करार दिया है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पे करके। और जो आपकी डेट्स वगैरह वो टाइम टू टाइम बता दी जाएंगी अगर इनमें कोई चेंज आ जाता है, जो इन्होंने टेंटेटिव डेट्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग। जो आपका पेपर 1 का सिलेबस रहेगा और पेपर 2 का सिलेबस रहेगा वो इन्होंने दिया है। द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड idioms, and ability to write the languages correctly, precisely and effectively. The questions will be ऑफ डिग्री लेवल के आपके क्वेश्चंस होंगे और आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी कि आपको कितना ज्ञान है उस लैंग्वेजेस का, आप कितनी अच्छे से उसे लिख सकते हो, उन वर्ड्स को पहचान सकते हो जो भी उन लैंग्वेजेस में उसके बारे में। जो आपका पेपर 2 रहेगा, ट्रांसलेशन एंड एसे। दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशंस, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। 2 पैसेज होंगे आपको, एक ही ट्रांसलेशन करनी है आपने हिंदी से इंग्लिश में और एक ही करनी है इंग्लिश से हिंदी में, और हिंदी और इंग्लिश में आपको एक एक ऐसे लिखना होगा। और जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी तो हम उसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और क्या क्या प्रोसीजर आपको वहाँ पे फॉलो करना होगा। तो आगे देखते हैं। आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस भी देना होगा, जिसके बेस पे आपके अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको अपनी जॉब अलॉट हो सके, जो भी आपको पोस्ट मिलेगी वो अलॉट हो सके। और जो भी आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका पेपर 1 में आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर जो भी कैटेगरी है उसके लिए होने चाहिए आपके 20%। हालांकि ये मार्क्स कभी भी इतने नहीं जाते, आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि ये मार्क्स जो बताए इन्होंने ये मिनिमम आपके इतने होने चाहिए। अगर सभी कैंडिडेट्स मान लो इससे नीचे स्कोर करते हैं तो कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करेगा। तो आपको कोशिश करनी है आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें। और जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, अगर आप पेपर 1 को क्लियर करते हैं तो आपको पेपर 2 में बैठने दिया जाएगा, पेपर 2 आपको लिखने दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होगा डीवी के लिए वो आपका होगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 के जितने भी आपके मार्क्स हैं उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल किया जाएगा। उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही पाए जाते हैं और आपके मार्क्स भी अच्छे खासे हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो बीआरओ की पोस्ट है उसके लिए आपके काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर हैं, फिजिकल एंड मेडिकल मेजर्स। अगर आपको उनके लिए एलिजिबल हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपने उसका प्रेफरेंस दिया है और आप उसके लिए कॉल किए जाते हैं और आप वहाँ क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको किसी दूसरी पोस्ट के लिए नहीं काउंट किया जाएगा। अगर आप वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको वहाँ एलिजिबल नहीं माना जाता है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो आपको किसी दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे इन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हुए पकड़े जाते हो एग्जामिनेशन टाइम पे, कोई भी चीटिंग मेथड यूज़ करते हुए पकड़े जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग केस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग सजा दी जाएगी और ये सारी सजा इन्होंने दी हुई हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन्होंने इस नोटिस में यही सब बताया और बाकी आगे इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ ही दी हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। दोस्तों अगर आपको आज के इस नोटिस के बारे में कोई डाउट पूछना है या आपको किसी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए कोई भी बात पूछनी, कोई भी क्वेरी या डाउट पूछना है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या आप हमें बता सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हमारे फेसबुक पेज पे, या आप हमें बता सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इनको फॉलो और सब्सक्राइब करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।